हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे बीएफएम के जो चैप्टर था डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट उसका पार्ट 3, जिसमें हम लोग देखेंगे लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट ऑफ द पार्टीज। तो फ्रेंड्स, ये सारे डेफिनेशंस हमने पहले भी देखे हैं। जैसे किसी भी एलसी में एक एप्लीकेंट कौन होता है, जो एलसी इशू करवाता है। इशूइंग बैंक वो होता है जो उसके बिहाफ में एलसी इशू करती है। एडवाइजिंग बैंक वो होता है जो एलसी को एडवाइस करता है। उसके बाद कन्फर्मिंग बैंक वो होता है जो एक डेफिनेट अंडरटेकिंग देता है इन एडिशन टू दैट ऑफ इशूइंग बैंक एंड मेक पेमेंट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। नेगोशिएटिंग बैंक वो होता है जो डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करता है एंड टेक अ डिसीजन टू नेगोशिएट द डॉक्यूमेंट्स। रिम्बर्सिंग बैंक वो होता है जो रिम्बर्स द क्लेमिंग बैंक द अमाउंट ऑफ क्लेम लॉस सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इट हैज रिसीव्ड रिम्बर्समेंट ऑथोराइजेशन फ्रॉम द इशूइंग बैंक एंड हैविंग एक्सेप्टेड द सेम। बेनिफिशियरी जो एलसी बेनिफिशियरी होता है, जो एक्सपोर्टर होता है, सेलर होता है, वो एलसी में बेनिफिशियरी होता है। इसमें कुछ आर्टिकल्स में फ्रेंड्स बैंक को प्रोटेक्शन दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 34 में दिया गया है कि बैंक डू नॉट एज्यूम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड और एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द कंटेंट मेंशन इन द डॉक्यूमेंट्स। फिर है बैंक्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस एराइजिंग ड्यू टू डिले इन ट्रांसमिशन और लॉस ऑफ मैसेज, डॉक्यूमेंट्स और टेलीकम्युनिकेशन। No responsibility is taken by the bank for error in translation, interpretation of technical terms, Article 35 में. Bank also do not take responsibility for any loss arising due to close of their business by the act of God, commotions, civil rights, floods or any other causes beyond their control. ये Article 36 में दिया गया है कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से अगर बैंक का बिजनेस बंद होता है तो इसमें बैंक को कोई लॉस नहीं है। बैंक डू नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डेंट बैंक वेदर द बैंक वाज चूजन बाय द एप्लीकेंट और बाय इटसेल्फ। अगर कोई करस्पॉन्डेंट बैंक है, उसके अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो फेल होती है तो उसके लिए भी इशूइंग बैंक जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। द एप्लीकेंट इज लायबल टू पे द चार्जेस इफ द चार्जेस वेयर ऑन अकाउंट ऑफ द थर्ड पार्टी एंड कुड नॉट बी कलेक्टेड। फर्दर द एप्लीकेंट इज लायबल फॉर एनी एक्ट्स डन और लॉसेस ऑकर्ड ड्यू टू फॉरेन लॉस, जो कि आर्टिकल 37 में दिया हुआ है। फॉरेन लॉस की वजह से अगर कोई लॉस ऑकर होता है तो वो भी एप्लीकेंट उसके लिए लायबल होगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट अंडर एलसी स्क्रूटनी क्रिस्टलाइजेशन फॉलो फॉर बिल्स अंडर एलसी एंड सेफगार्ड फॉर बैंक्स। तो इसमें पहला जो है डॉक्यूमेंट्स अंडर एलसी एंड स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसमें दे रहा है फ्रेंड्स कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होते हैं जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट में हम लोग स्क्रूटनी करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। पहला डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक फिनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो कि बेनिफिशियरी ड्रॉन करता है किसके ऊपर? एलसी इशूइंग बैंक के ऊपर, और इसमें वो इशूइंग बैंक को पेमेंट इमीडिएटली रिलीज करने के लिए बोलता है। ये साइड बेसिस पे हो सकता है और एक्सेप्टेंट बेसिस पे हो सकता है ऑन ड्यू डेट पे। अगर ये एक्सेप्टेंट बेसिस पे ड्रॉन होता है तो ये इसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि उसको रिक्वायरमेंट को पूरी करनी होगी। तो वो क्या क्या है? इट शुड बी ड्रॉन बाय बेनिफिशियरी ऑन द इशूइंग बैंक एंड पेएबल एट टेन्योर मेंशन इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। ये इशूइंग बैंक पे जो है बेनिफिशियरी ड्रॉ करेगा और ये जो उसमें टेन्योर मेंशन है उस टेन्योर में वो पेएबल होगा। इसमें नंबर ऑफ एलसी भी इंडिकेट होना चाहिए, इशूइंग बैंक का नाम इंडिकेट होना चाहिए जिसके ऊपर इसको ड्रॉन किया गया है। इसमें करेंसी ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो मेंशन होना चाहिए और ये अमाउंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट लेटर ऑफ क्रेडिट के अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कोई भी करेक्शन जो है वो डुली ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है फ्रेंड्स? ये कमर्शियल डॉक्यूमेंट है। यहाँ देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज जो था वो फिनेंशियल डॉक्यूमेंट था, इनवॉइस जो है वो कमर्शियल डॉक्यूमेंट है। इसमें गुड्स की डिटेल्स, क्वांटिटी, वैल्यू, यूनिट, टर्म्स, वेट, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, ये सारे पॉइंट्स जो है वो मेंशन होते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए? पहला तो होना चाहिए कि ये सेलर या बेनिफिशियरी के फेवर में होना चाहिए। उसके बाद मेड आउट इन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट और ओपनर। लेटर ऑफ क्रेडिट में जो भी स्पेसिफाइड है ये उस नाम में इनवॉइस जो है वो इशू होना चाहिए। इसमें गुड्स का डिस्क्रिप्शन जो है वो मेंशन होना चाहिए, ऑर्डर नंबर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, प्रोफॉर्मा इनवॉइस नंबर एंड नंबर ऑफ एलसी और इशूइंग बैंक, जो बैंक ने एलसी इशू किया हुआ है उसका नाम मेंशन होना चाहिए। इनवॉइस का वैल्यू जो है वो कभी भी एलसी की वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टर्म ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि एफओबी है या कॉस्ट एंड फ्रेट है या सीआईएफ है, ये उसमें इंडिकेट होना चाहिए।
इनवॉइस इज इशूड फॉर अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट परमिटेड बाय क्रेडिट। अगर जितना एलसी का अमाउंट है उससे अगर इनवॉइस की वैल्यू ज़्यादा है तो उसमें जो हम लोग ड्राइंग अलाउ करेंगे वो एलसी के अमाउंट से ज़्यादा हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या है? ये एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है। इसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है वो दिखाया होता है कहाँ से कहाँ तक, पोर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस से लेके पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक। ये शिप ओनर के द्वारा इशू किया जाता है जिसमें कि ऑथराइज्ड एजेंट का सिग्नेचर होता है। इसमें भी क्वांटिटी, क्वालिटी और डिस्क्रिप्शन लिखी होती है गुड्स की, और ये कौन से डेट में शिप की गई है या और किसी स्पेसिफिक वेसल से ये शिप की गई है या नहीं, ये भी उसमें मेंशन होता है। और ये जिस पर्सन को डिलीवर की जाएगी उसका नाम भी उसमें मेंशन होगा एज अ कंसाइनी, ठीक है, आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल ड्यूज टू द शिपिंग कंपनी। और ये कंसाइनी को तभी डिलीवर की जाएगी जब वो शिपिंग कंपनी को उसके सारे ड्यू जो है वो पेमेंट कर देगा, उसके बाद ये कंसाइनी को डिलीवर कर दी जाएगी। द बिल ऑफ लेडिंग शुड बी इन सेट विद द नंबर ऑफ नॉन निगोशिएबल कॉपीज एज स्टिपुलेटेड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। बिल ऑफ लेडिंग जो है वो नॉन निगोशिएबल कॉपीज के सेट में होनी चाहिए और इसमें शिप ओनर या उसके ऑथराइज्ड एजेंट का सिग्नेचर होना चाहिए। वही सारी चीज़ें फिर से लिखी हुई है फ्रेंड्स यहाँ भी। बिल ऑफ लेडिंग, इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिखा होना चाहिए, इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट का नंबर लिखा होना चाहिए, इशूइंग बैंक का नाम लिखा होना चाहिए। उसके बाद पेमेंट ऑफ फ्रेट शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड, फ्रेट उसमें पेड है कि नहीं है वो उसमें मेंशन होना चाहिए। शिप्ड ऑन बोर्ड जो है वो उसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन किया हुआ होता है। ड्रॉन टू द ऑर्डर ऑफ द शिपर ब्लैंक इंडोर्स्ड और इन द फेवर ऑफ इशूइंग बैंक। इसमें जो इंडोर्समेंट है वो ब्लैंक होना चाहिए या फिर इशूइंग बैंक के फेवर में होना चाहिए। डेट ऑफ शिपमेंट जो है वो एलसी के डेट के अंदर होना चाहिए। पार्शियल शिपमेंट अगर कुछ परमिटेड है तो वो उसमें क्लियरली इंडिकेटेड होना चाहिए। ग्रॉस वेट, नेट वेट उस इनवॉइस में इंडिकेटेड होना चाहिए। जैसा इनवॉइस में लिखा हुआ है वैसा ही इस बिल ऑफ लेडिंग में भी लिखा होना चाहिए, ग्रॉस वेट, नेट वेट। बिल ऑफ लेडिंग शुड नॉट जनरली बी डेटेड प्रायर टू द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ एलसी। ये हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड कि बिल ऑफ लेडिंग जो है वो एलसी इशू के पहले के डेट का नहीं होना चाहिए और बिल ऑफ लेडिंग में कोई भी क्लॉज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है इंश्योरेंस और पॉलिसी सर्टिफिकेट। इंश्योरेंस और पॉलिसी सर्टिफिकेट क्या है? ये भी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इशू होना चाहिए और उस पर साइन होना चाहिए उनके एजेंट के द्वारा। ये किसी भी ब्रोकर के थ्रू इशू नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ इंश्योरेंस जो है वो उसमें मेंशन होना चाहिए। ये ऑन और बिफोर द डेट ऑफ शिपमेंट होना चाहिए। और अगर इसमें अगर ये बाद में इशू किया गया है आपका इंश्योरेंस सर्टिफिकेट तो इसका जो इफेक्टिव डेट है वो फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट होना चाहिए। इसमें करेंसी ऑफ इशुएंस जो है, करेंसी ऑफ एलसी दोनों सेम होना चाहिए और हमेशा जो है जो इंश्योरेंस का वैल्यू जो है वो 110% ऑफ CIF एंड CIP वैल्यू ऑफ गुड्स के इतना होना चाहिए। पॉलिसी में क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए कि उसका पोर्ट ऑफ शिपमेंट क्या है, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन क्या है, और अगर कोई पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ इंश्योरेंस कवरेज है तो ये भी उसमें मेंशन होना चाहिए। क्लेम जो है वो हमेशा एप्लीकेंट के कंट्री में पेबल होना चाहिए। ऑल ओरिजिनल मस्ट एकम्पनी द डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो वो उसको एलसी के साथ आपको एकम्पनी करना है। पॉलिसी में ब्लैंक इंडोर्स होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड जो है इंश्योरेंस पॉलिसी या सर्टिफिकेट में वो क्लियरली लिखा होना चाहिए और वो जो एलसी में जो गुड्स और गुड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिखा हुआ है वो उससे टैली होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है कि आपका गुड्स का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, ये भी इशू और साइन होना चाहिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। और इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट ओरिजिन ऑफ गुड्स इज नॉट फ्रॉम एनी वार फाइटिंग कंट्री कंसिस्टिंग ऑफ बैंड हैजर्डस गुड्स। कोई भी वार फाइटिंग कंट्री से ये ओरिजिन नहीं होना चाहिए किसी भी गुड्स का, और हैजर्डस गुड्स जो है वो इसमें बैन होने चाहिए। नेक्स्ट है पैकिंग लिस्ट, वेट लिस्ट, अदर डॉक्यूमेंट। ये सारे भी जैसे आपके एलसी में मेंशन है उससे ये टैली होने चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी। तो नॉर्मली अगर कोई एलसी जो है वो अगर एट साइट ड्रॉन है तो इसमें मैक्सिमम पीरियड जो है 10 days आफ्टर द रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। इशूइंग बैंक जो होती है वो लाइबिलिटी को क्रिस्टलाइज करेगी इनटू इंडियन रुपी ऑन द 10th day
एट बिल सेलिंग रेट और रेट एट विच फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाज बुक्ड। अगर कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक्ड है तो उसके रेट पे उसको क्रिस्टलाइज करेगी या फिर बिल सेलिंग रेट पे क्रिस्टलाइज करेगी। द क्रिस्टलाइजेशन कैन बी इफेक्टेड अर्लियर देन 10th डे विथ ए स्पेसिफिक रिटर्न रिक्वेस्ट फ्रॉम द इम्पोर्टर और एप्लीकेंट। ये हम 10 दिन से पहले भी क्रिस्टलाइज कर सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक रिटर्न रिक्वेस्ट दिया गया हो इम्पोर्टर या एप्लीकेंट के द्वारा। इन केस ऑफ यूजेंस बिल क्रिस्टलाइजेशन ऑन द ड्यू डेट इनटू इंडियन रुपी। और यूजेंस बिल्स में कब हम लोग क्रिस्टलाइज करेंगे, जिस दिन को ड्यू डेट रहेगा उस दिन हम इसको इंडियन रुपी में क्रिस्टलाइज करेंगे। अभी नेक्स्ट है फॉलो अप ऑफ बिल्स अंडर एलसी। तो कोई भी अगर फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी ऑफ इंपोर्ट बिल जो है ड्रॉन की गई है तो उसको हम क्रिस्टलाइज करते हैं इंडियन रुपी में 10th डे को, अगर साइड बिल है तो, और यूजेंस बिल्स है तो उसको ड्यू डेट के दिन हम क्रिस्टलाइज करते हैं। इंपोर्टर को अगर सैंक्शन इंपोर्ट लोन फैसिलिटी अगर है तो रुपी लाइबिलिटी को हम लोग लोन अकाउंट डेबिट करके क्लियर करते हैं। अगर नहीं है तो इशूइंग बैंक इज रिक्वायर्ड टू फॉलो अप विद द इंपोर्टर फॉर पेमेंट ऑफ बिल अमाउंट। The bank could recover normal interest from the date of negotiation to date of crystallization and penal interest thereafter। अगर वो इसको क्रिस्टलाइज नहीं करता है तो बैंक जो है वो उस पर नॉर्मल इंटरेस्ट चार्ज करेगी फ्रॉम द डेट ऑफ निगोसिएशन ऑफ डेट ऑफ टू द डेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और उसके बाद उस पर पिनल इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ इंपोर्ट बाय द इंपोर्टर। ऑथोराइज डीलर जो होते हैं वो एक अंडरटेकिंग लेते हैं इंपोर्टर से कि वो एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री जो है विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड उनको जमा करेंगे। अगर ऑथोराइज डीलर को बिल ऑफ एंट्री 6 मंथ्स के अंदर अगर नहीं मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट तो वो इंपोर्टर को फॉलो अप करेंगे इंपोर्टर के साथ बिल ऑफ एंट्री सबमिट करने के लिए, और उनको अनदर 3 मंथ्स का टाइम देंगे। और अगर उसके बाद भी उनको रिपोर्ट नहीं सबमिट होती है तो वो इसको BEF स्टेटमेंट एक होता है फ्रेंड जो कि हाफ ईयरली बेसिस पे RBI को जमा किया जाता है, उनको उसमें इसको मेंशन करना होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सेफगार्ड्स फॉर बैंक्स। सेफगार्ड्स फॉर बैंक क्या है फ्रेंड्स? सेफगार्ड फॉर बैंक्स में हम लोग जो भी टर्म्स एंड कंडीशन और सेफगार्ड मेजर्स हैं उनको हमें फॉलो करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले ड्यू डिलिजेंस करेंगे, नो योर कस्टमर, जिससे हम अपने कस्टमर को जानेंगे, उनका KYC चेक करेंगे। और अगर हम कोई लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर हैंडल कर रहे हैं तो हमें वहाँ एक्स्ट्रा कॉसेस होना है, इवन अगर पार्टी हमें 100% कैश मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है फिर भी। उसकी क्रेडिट वर्दीनेस रिपोर्ट हमें लेनी है फ्रॉम रेप्यूटेड क्रेडिट एजेंसी। डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही अच्छे से स्क्रूटिनाइज करना है विथ ड्यू केयर। और जब भी हम लोग एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री अगर सबमिट करते हैं तो उसको हमको स्ट्रिक्टली फॉलो अप करना है ताकि ये टाइमली सबमिशन हो सके, जो कि हमारा 6 मंथ्स का टाइम है, और अगर वो नहीं सबमिट करता है तो हम उसको 3 मंथ्स का टाइम और देते हैं। उसके बाद हमें मोर विजिलेंट एंड कॉशियस रहना है जब भी हम यूजेंस LC फैसिलिटी सैंक्शन करते हैं। इस तरीके का यूजेंस फैसिलिटी जो है वो नॉर्मली रेप्यूटेड एंड वेल नोन क्लाइंट्स जिनकी एडिक्वेट सिक्योरिटी जो है वो लेकर के ही हम लोग इशू करते हैं। नेक्स्ट है LC में किस किस तरह के रिस्क जो है वो रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट जो रिस्क इन्वॉल्व होता है फ्रेंड्स वो है रिजेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ड्यू टू डिस्क्रिपेंसीज, लॉ ऑफ लैंड रूलिंग ओवर द UCPDC, एम्बार्गोस, करेंसी रेस्ट्रिक्शन ETC। सबसे बड़ा रिस्क जो होता है वो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी का होता है जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है इंपोर्टर्स जो है वो हेज कर सकते हैं अपने लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को बुक करके, और इस तरीके से वो अपने एक्सचेंज रिस्क को भी मिनिमाइज कर सकते हैं क्योंकि LC में एक्सचेंज रिस्क भी होता है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स वो है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटी। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो नॉर्मली USA जैसे कंट्रीज में इशू किया जाता है जहाँ पे कि गारंटी जो है वो इस्तेमाल नहीं होता है, तो वहाँ पे हम लोग स्टैंड बाय LC को एज ए सब्सटीट्यूट फॉर गारंटी यूज करते हैं। ये नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे कि नॉन परफॉर्मेंस या सब्सटीट्यूट ऑफ गारंटी की जरूरत होती है। स्टैंड बाय प्रोवाइड्स ए सुटेबल सब्सटीट्यूट फॉर परफॉर्मेंस और फिनेंशियल गारंटी।
आरबीआई जो है उसने एक इंटरनेशनल स्टैंड बाई प्रैक्टिसेस यानी ISP 98 सेट ऑफ रूल्स को ऑथराइज किया है, अप्रूव किया है, जो कि स्टैंड बाई LC से रिलेटेड है। अभी यूजेज ऑफ स्टैंड बाई LC बाय ऑथराइज डीलर्स। ऑथराइज डीलर्स जो है वो स्टैंड बाई LC को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? जब भी कोई एक्सपोर्टर जो है इंडिया में कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए एक्सपोर्टर में ऑल्सो अप टू रिसीव स्टैंड बाई LC इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अगर इंडिया में एक्सपोर्ट हो रहा है या इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो स्टैंड बाई LC को हम यूज कर सकते हैं। या फिर ओन टू ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बाई अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ये इंडिया का पर्सन जो बाहर पर्सन रह रहा है इंडिया का, अगर उन दोनों के बीच कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो वहां पे भी हम स्टैंड बाई LC को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल स्टैंड बाई LC। कमर्शियल स्टैंड बाई LC क्या है? कमर्शियल स्टैंड बाई LC जो है वो नॉर्मली इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए यूज होता है। स्टैंड बाई LC टुवर्ड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे कुछ सेफगार्ड्स दिए गए हैं। जब भी हम इंपोर्ट के लिए कमर्शियल स्टैंड बाई LC इशू करेंगे तो यहाँ पे कुछ सिलेक्टिव बेसिस हैं। तो क्या क्या है वो? तो ये जब भी हम इशू करेंगे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स और इंपोर्टर्स जो होते हैं क्रूड ऑयल के और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, हम उनको दे सकते हैं। स्पेशल कैटेगरी ऑफ इंपोर्टर्स जैसे एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस, स्टार ट्रेडिंग हाउस, सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस या 100% EOU जो रहेंगे उनको हम लोग कमर्शियल स्टैंड बाई LC दे सकते हैं फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। पब्लिक सेक्टर यूनिट, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जिनका गुड ट्रैक रिकॉर्ड हो उनको भी हम कमर्शियल स्टैंड बाई LC दे सकते हैं फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जिनका सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट रिपोर्ट है ओवरसीज सप्लायर का, उनको दे सकते हैं। इन्वोकेशन ऑफ द कमर्शियल स्टैंड बाई LC। अभी कमर्शियल स्टैंड बाई LC का इन्वोकेशन हम लोग कब करेंगे? तो उसके लिए हमें फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रेजेंट करना होगा, देखना होगा क्या क्या है वो डॉक्यूमेंट्स जिससे हम उनको इन्वोक कर सकते हैं कमर्शियल स्टैंड बाई LC को। पहला है कॉपी ऑफ इनवॉइस, दूसरा है नॉन निगोशिएबल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, कॉपी ऑफ लॉयड्स SGS इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ सुटेबल क्लॉज, अगर उसमें कोई सुटेबल क्लॉज है तो वो उसमें इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। यहाँ पे जो है एप्लीकेंट को अंडरटेकिंग देना होगा कि वो एविडेंस ऑफ इम्पोर्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पेमेंट मेड अंडर स्टैंड बाई बिल ऑफ एंट्री, वो सारे एविडेंसेस जो है इम्पोर्ट्स के वो जब भी पेमेंट करेगा तो वो वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। ऑथोराइज डीलर जो है वो import as provided under FEMA in all cases of payments made under such standby। authorized dealer जो है वो evidence of imports को follow up करेंगे जो भी पेमेंट होगी इस तरीके के स्टैंड बाई LCs में। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है इम्प्लीकेशंस ऑफ सम ऑफ द आर्टिकल ऑफ ISP 98। जो हमने रूल्स देखा आगे जो स्टैंड बाई LC के लिए होते हैं जिसको हम लोग ISP 98 कहते हैं, तो उसमें यहाँ पे दिया उसको हम लोग शॉर्ट में एक देख लेते हैं क्या है। आर्टिकल 1.02 में है कि इसमें रूल दिया गया है जो कि अगर इंडियन लॉ से कुछ कन्फ्लिक्ट होता है तो इस तरीके के रूल जो है वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। आर्टिकल 1.09 में दिया हुआ है बिजनेस डे। बिजनेस डे का मतलब है कि जिस प्लेस पे बिजनेस हो रहा है तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ पे कि रेगुलरली ओपन है हमारा बिजनेस तो उसको हम लोग बिजनेस डे कहेंगे। और बैंकिंग डे का मतलब है जब बैंक जिस डेट को या जिस डे को रेगुलरली ओपन रह रहा है उसको हम लोग बैंकिंग डे कहेंगे। आर्टिकल 3.13 में एक्सपायरेशन डेट को नॉन बिजनेस डे को हम लोग एक्सपायरेशन डेट रख सकते हैं। 3.14 में क्लोजर ऑन अ बिजनेस डे और ऑथराइजेशन ऑफ अनदर रीजनेबल प्लेस फॉर प्रेजेंटेशन को मेंशन किया गया है। टाइमली नोटिस ऑफ डिसऑनर आर्टिकल 5.1001 में एंड आर्टिकल्स 10.0 एंड 10.02 में दिया गया है कि सिंडिकेशन और पार्टिसिपेशन अंडर द स्टैंड बाई LC may be taken note of by the bank issuing such standby under syndication consortium loan arrangements among authorized dealers। मतलब इस तरीके का स्टैंड बाई जो है वो हम सिंडिकेशन या कंसोर्शियम अरेंजमेंट में भी दे सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ ऑथराइज डीलर ही उसको हैंडल करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है हमारा यूनिफॉर्म रूल्स फॉर बैंक टू बैंक रिम्बर्समेंट। मतलब जब एक बैंक दूसरे बैंक को रिम्बर्स करेगी तो उसके भी कुछ यूनिफॉर्म रूल्स हैं जिसको कि URR 525 बोला जाता है। तो इसमें क्या क्या है रूल्स बैंकों के लिए? पहला है एप्लीकेशन ऑफ URR। रिम्बर्सिंग बैंक जो है वो URR के जितने भी रूल्स हैं वो उसको बाउंडेड होनी चाहिए। रिम्बर्समेंट बैंक जो है
वो बिटवीन द इशूइंग बैंक एंड रिम्बर्सिंग बैंक के बीच ही होना चाहिए रिम्बर्समेंट। फिर डेफिनेशन इसमें दिया हुआ है, डेफिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है फ्रेंड्स। इशूइंग बैंक वो होता है जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, रिम्बर्सिंग बैंक वो होता है जो जिसको इशूइंग बैंक जो है वो रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन इंस्ट्रक्शन देता है जिससे कि वो बेनिफिशियरी को मनी रिम्बर्स करेगा। क्लेमिंग बैंक वो होता है जो पे एज इनकर अ डिफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग, अगर कोई अंडरटेकिंग लेता है कि वो उसको पेमेंट करेगा तो क्लेमिंग बैंक वो काम करता है। और ये निगोशिएट्स करता है अंडर अ क्रेडिट एंड प्रेजेंट अ रिम्बर्समेंट क्लेम टू द रिम्बर्सिंग बैंक। निगोशिएशन के बाद ये डॉक्यूमेंट जो है वो प्रेजेंट करता है रिम्बर्सिंग बैंक को क्लेम रिम्बर्स करने के लिए। रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन ये एक इंस्ट्रक्शन या ऑथराइजेशन होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रेडिट इशूड बाय इशूइंग बैंक टू ए रिम्बर्सिंग बैंक टू रिम्बर्स द क्लेमिंग बैंक। ये इशूइंग बैंक जो है वो रिम्बर्सिंग बैंक को एक इंस्ट्रक्शन या ऑथराइजेशन देता है कि वो क्लेमिंग बैंक को क्लेम रिम्बर्स कर सकता है। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इशूइंग बैंक जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए टू द रिम्बर्सिंग बैंक। इशूइंग बैंक कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है किसी भी क्लेमिंग बैंक को। रिम्बर्समेंट अथॉरिटी जो है उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। रिम्बर्सिंग बैंक जो है वो ऑब्लाइज नहीं होता है किसी भी क्लेम को ऑनर करने के लिए अगर इसने अंडरटेकिंग नहीं ले रखा है तो। अगर इसने अंडरटेकिंग लिया है तो उसको क्लेम ऑनर करना है। रिम्बर्समेंट अथॉरिटी जो है मस्ट बी इशूड बाय एन ऑथेंटिकेटेड मीन्स एंड नो मेल कन्फर्मेशन शुड बी सेंड फॉर सच टेली ट्रांसमिशन। रिम्बर्समेंट अथॉरिटी जो है वो ऑथेंटिकेटेड मीन्स में उसको दिया जाना चाहिए, किसी भी मेल कन्फर्मेशन में या टेली ट्रांसमिशन में नहीं देना चाहिए। रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन जो है वो URR 525 के अकॉर्डिंग स्टेट होना चाहिए और इसमें क्या क्या कंटेन होना चाहिए। क्रेडिट नंबर यानी कि हमारा जो LC का नंबर है वो उसमें मेंशन होना चाहिए रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन में। करेंसी और अमाउंट मेंशन होना चाहिए, कोई एडिशनल अमाउंट पेबल है या फिर कोई टॉलरेंस लिमिट है तो वो उसमें मेंशन होना चाहिए। नेम ऑफ द क्लेमिंग बैंक अगर कोई है तो वो उसमें मेंशन होना चाहिए। जो पार्टी रिस्पॉन्सिबल है चार्जेस पेमेंट करने के लिए फॉर बोथ क्लेमिंग बैंक एंड रिम्बर्सिंग बैंक वो उसमें मेंशन होना चाहिए। रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन जो है वो प्रिसाइज होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और शुड नॉट accompany कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में ये नहीं होना चाहिए, ये अलग से रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑथराइजेशन अमेंडमेंट एंड क्लेम्स। अगर किसी भी LC में कोई ऑथराइजेशन या अमेंडमेंट होती है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे फ्रेंड्स। जो भी ऑथराइजेशन या अमेंडमेंट है वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए। ऑथेंटिकेटेड टेली ट्रांसमिशन और साइंड लेटर एंड नो मेल कन्फर्मेशन शुड बी सेंड। नेक्स्ट है ऑल ऑथराइजेशन एंड अमेंडमेंट जो है वो कंप्लीट और प्रिसाइज होना चाहिए। रिम्बर्सिंग बैंक जो है उसको पूरा राइट होता है कि वो किसी भी अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है, एक्सेप्ट इन केसेस, कुछ केसेस को छोड़ के जहाँ पे कि रिम्बर्समेंट बैंक अगर अंडरटेकिंग ली हुई है तो वो किसी भी इसको एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैंसिल और अमेंड इट्स रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन बाय इशूइंग नोटिस टू द रिम्बर्सिंग बैंक। इसको नोटिस इशू करना होगा अगर उसने अंडरटेकिंग ले रखा है तो। एंड इरिवोकेबल रिम्बर्समेंट, अगर कोई इरिवोकेबल रिम्बर्समेंट है तो उसको हम लोग अमेंड या कैंसिल नहीं कर सकते हैं। जब भी हम उसको अमेंड या कैंसिल करेंगे तो हमें रिम्बर्सिंग बैंक का एग्रीमेंट चाहिए। क्लेमिंग बैंक जो है क्लेम रिम्बर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ टेली ट्रांसमिशन के फॉर्म में वो क्लेम रिम्बर्स कर सकती है। रिम्बर्सिंग बैंक जो है रीजनेबल टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 बैंकिंग डेज टू प्रोसीड द क्लेम्स। रिम्बर्सिंग बैंक को 3 बैंकिंग डेज के अंदर क्लेम को प्रोसीड करना होता है। In case the reimbursing bank decides not to reimburse the claim, it must inform the claiming bank and the issuing bank by expeditious means। अगर वो रिम्बर्सिंग बैंक जो है रिम्बर्स नहीं करने को अगर डिसाइड करती है किसी भी क्लेम को तो वो उसको क्लेमिंग बैंक को और इशूइंग बैंक को ये नोटिस करना होगा। The reimbursement claim should not be presented more than 10 days prior to due date। ड्यू डेट से 10 दिन पहले जो है रिम्बर्समेंट क्लेम को हम प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। मिसलेनियस प्रोविजंस कुछ है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगर कोई क्लेम होता है किसी भी लॉस या इंटरेस्ट की वजह से या वैल्यू फ्लक्चुएशन, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से, तो ये क्लेमिंग बैंक और रिम्बर्सिंग बैंक को आपस में सेटल करना होगा।
इशुइंग बैंक जो है वो इंडेमनीफाई करेगी रिम्बर्सिंग बैंक को अगेंस्ट ऑल ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज बाय फॉरेन लॉज एंड यूजेस. Reimbursing bank assumes no responsibility for the consequences arises due to delay or loss in transit of any message, interruption of their business by the act of God, riots, commotion, insurrection, wars or any other cause beyond their control or by strike or lockout. मतलब एक्ट ऑफ गॉड की वजह से अगर कोई लॉस होता है तो उसके लिए रिमर्सिंग बैंक जो है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है हमारा इनको टर्म्स. इनको टर्म्स क्या होता है? इनको टर्म्स जो है वो एक सेट ऑफ इंटरनेशनल रूल्स है जो कि ट्रेड में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कि हम लोग इनको टर्म्स कहते हैं. ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज नहीं है. ये हमेशा पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि इनको टर्म्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है और इसको मेनली 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है. क्या क्या है वो 4 कैटेगरीज देखिए. इसमें पहला जो है वो है डिपार्चर, दूसरा है मेन कैरेज पेड, तीसरा है मेन कैरेज अनपेड और चौथा है अराइवल. तो डिपार्चर में जो है वो एक्स वर्क्स है. मेन कैरेज पेड में इसमें देखिए फ्रेंड्स ये सारे जो हैं वो सी से डिनोटेड हैं और मेन कैरेज अनपेड में एफ से डोनेटेड है और अराइवल में सारे के सारे डी से डोनेटेड हैं. तो इससे आप इसको कैटेगराइज कर लीजिएगा, आपको याद करने में भी सुविधा होगा. तो मेन कैरेज पेड में है CFR कॉस्ट एंड फ्रेट, CIF कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CPT कैरेज पेड टू, CIP कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू. ठीक वैसे ही मेन कैरेज अनपेड में है FCA यानी कि फ्री करियर, FAS फ्री अलॉन्गसाइड शिप, FOB फ्री ऑन बोर्ड. अराइवल में है आपका DAF डिलीवर्ड एट फ्रंटियर, DES डिलीवर्ड एक्स शिप नेम पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, DEQ delivered ex quo, DDU delivered duly unpaid, DDP delivered duty paid. तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो यही खत्म होता है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे. तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे. तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.